नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद संभालते हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की पहली मर्तबा शपथ ली थी। फिर वे 2019 में लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके की सफलता मिली उनके दल को और उनके अलायंस को, तो फिर वे प्रधानमंत्री हुए। और फिर तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर एनडीए बहुमत में आई तो वे प्रधानमंत्री हैं। और लगातार 3 बार है। और इन 11 सालों में यदि नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा कुछ बात पर कटघरे में खड़ा किया गया तो वह है कि वे झूठे दावे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और फिल्मी डायलॉग्स बोला करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ये पहलगाम आतंकवादी नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर के बाद से बीते जो करीब 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो मोदी जी देश के सामने पहले एक उन्होंने संदेश दिया था, एक संबोधन किया था। उसमें बहुत सारी जो फिल्मी अंदाज में बातें की थी। और उसके बाद जब वो राजस्थान के बीकानेर पहुंचे थे, तब उन्होंने वही फिल्मी अंदाज के जो एक सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग जैसे आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि मेरे तो रगों में सिंदूर बह रहा है और भले ही मैं ठंडा दिखता हूँ लेकिन बहुत गर्म मिजाज हूँ, और तमाम बातें की थी। फिर हमने देखा कि जब वो गुजरात पहुंचे हुए हैं तो गुजरात में 26 मई को किस तरीके से वे पेश आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बाज आ जाए, यदि शांति और सद्भावना से नहीं रहा, उसने अपनी जो आदतें नहीं छोड़ी, तो रोटी की जगह गोली खाना होगी। तमाम बातें कर रहे हैं और ये सब चल रहा है। और इन सब के बीच 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने बड़ा दावा किया था। 24 तारीख को उन्होंने दावा किया था कि भारतीय इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंच गई है, हमने जापान को पछाड़ दिया है, अब हम तीसरी दुनिया की जो आर्थिक ताकत है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो बन जाएंगे। 24 तारीख को दावा हुआ और अब 24 घंटे के बाद ही इनके जो नीति आयोग के एक सदस्य हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे दावे की हवा निकाल दी, पंक्चर कर दिया इस मामले को। और उन्होंने ये कहा है, वो नीति आयोग के सदस्य हैं, नाम है अरविंद वीरमानी। और अरविंद वीरमानी जी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है, बातचीत है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो दावा है वो ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जापान से आगे निकल जाएगा, ऐसा संभव है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि ये जो कहा गया है उनके मुताबिक कि ये अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं समझ पाया हूं कि कैसे कह दिया गया। संभव है कि कहीं कुछ इस पूरे मामले में बात बीच में छूट गई हो, कहीं कुछ अधूरा हो, और तमाम बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम इकोनॉमी के साइज की बात करते हैं, सामान्य रूप से अमेरिकी डॉलर की मौजूदा कीमत का जिक्र करते हैं, ये कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब इकोनॉमी की तुलना करते हैं तो सालाना जीडीपी के लिहाज से बात होती है। और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सही डेटा अगले साल जनवरी या फरवरी तक आएगा, क्योंकि हम पूरे साल की बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात है कि सीईओ ये दावा कर रहे हैं कि हम बन गए हैं, और जो वीरमणि जी हैं वो कह रहे हैं कि अभी बने नहीं हैं, बन सकते हैं। और तमाम बातें हैं। ये जो आप नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता की मैं बैठक किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आज भारत जापान से बड़ी $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं, ये दावा किया था। और उन्होंने कहा था अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 और मतलब 2.5 या 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये दावा किया गया था। जो इस सुब्रमण्यम है, सीईओ है नीति आयोग के। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में दावा किया था कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 में भारत की जीडीपी $4.19 हो जाएगी। तो कहीं ये सारा अचीवमेंट की बात हो रही थी। और इधर आप कल्पना कीजिए कि ये वही नीति आयोग है जिसमें सीईओ कुछ कह रहे हैं और जो उसके सदस्य हैं
वो अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया था जब ये जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया है, तो उनसे पूछा गया था कि ये सारा जो अर्थव्यवस्था चौथी को हम स्थान पर पहुँच गए हैं, जापान को पछाड़ दिया है। तो वीरमणि जी के जो एग्ज़ैक्ट वर्डिंग थी, वो ये कह रहे थे, "ये काफ़ी उलझा हुआ सवाल है। मुझे वाक़ई नहीं पता कि उन्होंने क्या शब्द कहे। हो सकता है कि उनसे कोई शब्द छूट गया हो या कुछ और हो।" अब कल्पना कीजिए, ये क्या स्थिति है, किस तरह की बातें हैं कि आप इतना सफ़ेद झूठ, इतनी क्या जल्दी है? जब वो कह रहे हैं वीरमणि जो उसके सदस्य हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अभी हम बने नहीं हैं। जनवरी या फरवरी में जो आंकड़े आएँगे, यानी 2026 में जो आंकड़े आएँगे, उसके बाद स्पष्ट होगा कि हम वहाँ उस स्तर पर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, क्या हमारे हालात हैं। अब कल्पना कीजिए, जो हम कहीं आक्षेप लगता है, जो ब्लेम हो रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप कल्पना कीजिए ना, क्या-क्या दावे, क्या-क्या वादे हैं उनके रहे हैं। आप जब 2014 से हम शुरुआत करते हैं, अब 11 साल उन्हें हो गए हैं प्रधानमंत्री पद का निर्वहन करते हुए। शुरुआत में आप याद करिए कि हम 5 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हर खाते में 15 लाख पहुँच जाएँगे, काला धन लाएँगे और पता नहीं क्या-क्या कहा गया, और इसे लेकर जब सवाल हुए हैं, बातें उठी हैं, पूछा गया है, तो खुद जो उनके अपने काबीना के नंबर 2 हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के बिल्कुल दाहिने हाथ हैं वो। उन्होंने क्या कहा था कि जुमलेबाजी थी, जुमलेबाजी होती रहती है। आप कल्पना कीजिए कि उनके जो खुद के अपने काबीना के सदस्य ये कहें, और इसके बाद अब तो बहुत पानी बह गया है, तीसरा टेन्योर हो, क्यों ऐसी एक आपको आतुरता है? जहां आप पहुंचे नहीं हैं, उसको क्यों बता रहे हैं? आप क्या-क्या कह रहे हैं और इससे क्या कुछ होता है? राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी जगह है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो बार-बार कहते हैं कि ये जो स्थितियाँ बताई जाती हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हालत बहुत खराब है, खस्ता है, और सब पता है कि हम कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारा जो कर्ज है, वो 220 लाख करोड़ से कुछ ऊपर पहुँच गया है, और यही स्थितियाँ जो डबल इंजन है, राज्यों की हैं, जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, या हर महीने लगभग 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपने इतना फैलाना किया हुआ है, इतनी फ्रीबीज़ हैं, तो ऐसी-ऐसी स्कीम है जिस पे आपको बिल्कुल खजाने को चला पाना मुश्किल हो रहा है। जितना आपके पास आय नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा व्यय है। तो ये स्थिति है, और मोदी जी ऐसे दावे करें, बार-बार ये दावे हों, ये निश्चित तौर पर शर्मनाक। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे क्या बदनामी, कैसी बदनामी होती है? अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, जैसे अभी विराम की बात कही गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके बीच में क्या-क्या दावे हो रहे हैं, क्या-क्या नहीं। और हमने गोदी मीडिया को देखा, गोदी मीडिया ने तो क्या-क्या कर दिया कि पाकिस्तान के कौन-कौन से हमने बड़े शहरों पे कब्जे कर लिए हैं, हमारा झंडा फहरा दिया गया है, लहरा दिया गया है, और उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जबरदस्त बदनामी हुई। मीडिया ने, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उसने जमकर उधेड़ा है। भारत के जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसे उधेड़ा है, साथ में सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया है। और इन सब के बावजूद अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे थोथे दावे, झूठे दावे, कुछ भी बोल दीजिए। और कौन बोल रहा है? नीति आयोग के सीईओ साहब, और उन्हीं के सदस्य उस पूरे जो उनका दावा है, उसको कहीं पूरी तरीके से उसकी बखिया उधेड़ रहे हैं। तो ये स्थितियाँ हैं, और आप मान के चलिए कि वो जो हैं वीरमानी साहब, अब क्या कुछ उनका होगा, ये तो बाद में सामने आएगा। उन्होंने सच बोलने का एक साहस किया, उन्होंने बताई ये सच्चाई ये नहीं है। अभी हम जापान को पछाड़ नहीं पाए हैं। जो टेक्निकली जो सारी चीज़ें हैं, आप कह दीजिए कुछ भी, अलग बात है। लेकिन सच्चाई तो वीरमानी साहब जो बोल रहे हैं, उसमें बहुत स्पष्ट नज़र आ रही है। और ये, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बदनाम हो, हम इस मुल्क के, इस देश के वासी हैं। हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना जो मोदी जी बार-बार कहते हैं, 140 करोड़ देशवासी, और उन देशवासियों के साथ इस तरीके का छल, इस तरीके का कपट, बदनामी, बदनामी और बदनामी, शर्म आती है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, समझ नहीं आता है। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।